हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस पे। जैसा कि हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिटी की डिफरेंट टॉपिक्स पे। उसी सीरीज़ में हम लोग आज ये 4th क्लास लेकर आए हैं, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये चैप्टर पढ़ते टाइम हमें किन चीज़ों पे, किन बातों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करने से पहले आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि हमें पढ़ते टाइम और जिन पे क्वेश्चन बने वो ध्यान में रहे कि ये चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो जैसे कि अगर शुरू करें तो इसमें पहले देखते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर उसमें देखते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम पहले देखें कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें थीं उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल्स की अगर बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल्स हमारे 8 थे। पार्ट्स हमारे कितने थे? 22 पार्ट थे। बट करंट स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें देखते हैं कि क्या है। तो अभी हमारे मोर देन 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। शेड्यूल्स हमारे हो गए 12। तो देख रहे हैं कि आप 4 शेड्यूल्स हमारे जुड़े हुए हैं, और इससे ये जो 4 शेड्यूल जुड़े हुए हैं इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, क्योंकि ये जो शेड्यूल जोड़े गए, जो सब्जेक्ट जोड़े गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। तो हम देखेंगे कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें हैं। उसी तरीके से 25 पार्ट्स अब हो गए हैं। तो हम चीज़ देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है ये पार्ट्स एंड शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पे है। तो हम देखेंगे कि शेड्यूल्स जो ऐड हुए ना, ये देखेंगे किस अमेंडमेंट के, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोगों को पता होगा कि अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं। और अमेंडमेंट पे हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट होती क्या चीज़ है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं, और किन किन चीज़ों को करने से वो ये माना जाता है कि अमेंडमेंट है। तो किसी भी तरीके का चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है वो अमेंडमेंट के थ्रू होता है। अभी फ़िलहाल ये जानिए बेसिक से तरीके से। तो अभी हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और करंट कॉन्स्टिट्यूशन में 4 शेड्यूल्स जुड़े हैं। तो ये 4 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू ही जुड़े होंगे। तो हमारा 9 शेड्यूल जो जुड़ा है, 8th के बाद 9 शेड्यूल जुड़ा है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा है। और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। तो 1951, ये टाइम भी हम लोग याद रखेंगे कि कौन सी ईयर में हुआ है और कौन सा अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, और वो कौन सा था? 9 शेड्यूल। और 9 शेड्यूल का ये हम लोग चीज़ याद रखेंगे कि 9 शेड्यूल में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो 9 शेड्यूल जोड़ा किस लिए गया था? कि हम ऐसे सब्जेक्ट, मतलब उस कोई भी लॉ इसमें इंट्रोड्यूस कराएं जिस पे जुडिशियल स्क्रूटिनी ना हो। अगर वो ऐसे भी प्रोविज़न जो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं फिर भी उसका जुडिशियल स्क्रूटिनी ना हो पाए, तो मेनली कि ये जुडिशियल रिव्यू से उन लॉज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये 9 शेड्यूल ले आया था कि 9 शेड्यूल में ऐसे लॉ रख दिए जाए कि उस पर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी हो ही नहीं पाए, उसको कोई मतलब नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती, इवन इफ इट वायलेट द फंडामेंटल राइट। तो ये जो हुआ था 1951 में। तो 1951 में हमारे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा गया है कि 1951 में कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, किसके अंदर? तो ये तो आप लोग को पता है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कभी कभार जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो उस टाइम कई लोग कंफ्यूज होकर इंदिरा गांधी जी को लगा दिए थे, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9 शेड्यूल लाया गया था। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट इसमें ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन उसमें जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इसमें है। तो इसको हम लोग रखेंगे 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें कंटेन करता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि ये 9 शेड्यूल अब ऐसा देखा गया कि ये इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, लेकिन केशवानंद भारती जजमेंट आती है। उसके बाद केशवानंद भारती जजमेंट आती है, और उसमें क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और कब ये आई थी? 1973 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। तो अब इसमें हम ये चीज़ हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से इस डॉक्ट्रिन का, मतलब किस स्टेजेस के थ्रू कितने लॉज वगैरह आए और किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है इसका।
तो ये जजमेंट हम ध्यान रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर 2007 में क्या हुआ, 2007 में आई आर कोयलो केस है, आई आर कोयलो केस, इसको 9 शेड्यूल केस भी कहते हैं, 9 शेड्यूल केस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके थ्रू जो हमारा ये जो दिया गया था, जो हमारा जिस लिए मतलब इसको मिसयूज़ करने लगी थी गवर्नमेंट्स कि ऐसे लॉ इसमें डाल दो जिसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो ही नहीं पाए। तो आई आर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, और उसकी एक डेट रखी कि जुडिशियल स्क्रूटनी अब अलाउ कर दी 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल में जो भी लॉ रखे रहेंगे अब जुडिशियल स्क्रूटनी अलाउड हो जाएगी, यानी कि अब गवर्नमेंट इसको इस तरीके का वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती किसी भी लॉ को कि वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है और उस पर कोई सुनवाई हो नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये चीज़ अब स्क्रूटनी कर सकती है। अब तो इसी आई आर कोयलो को इसीलिए 9 शेड्यूल कहते हैं, 9 शेड्यूल केस कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब आई थी? 2007 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट रखी, 24 अप्रैल 1973, ये डेट रखी है कि इसके बाद यहाँ तक तो जो लॉ थे इसके पहले वाले जो लॉ थे ये तो जुडिशियल स्क्रूटनी इनकी नहीं कर सकते, बट इनके इस डेट के बाद जितने भी लॉज आएंगे और 9 शेड्यूल में रखे जाएंगे उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। अब यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, अब जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू होगा। और इसी उसमें आई आर कोयलो केस में ही उसने कहा कि ये जो है जुडिशियल रिव्यू जो है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये समझ लीजिए कि ऐसे पार्ट्स, ऐसे प्रोविज़न या ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि अमेंडमेंट के थ्रू भी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेसिक जुडिशियल रिव्यू जो है इसे कोई मतलब गवर्नमेंट चाहे भी तो हटा नहीं सकती, इसे अमेंड नहीं कर सकती, ये पावर सुप्रीम कोर्ट से ले नहीं सकती, हाई कोर्ट से ले नहीं सकती। तो अब और ये 24 अप्रैल 1973 ये क्यों कट आउट डेट रखी? क्योंकि इस दिन ये केशवानंद भारती जजमेंट हमारी आई थी जहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी। तो ये कनेक्शन है केशवानंद भारती जजमेंट में एंड आई आर कोयलो केस में। तो अब अभी करंट स्टेटस क्या है ये हम मान के चलेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि अब 9 शेड्यूल में जो भी लॉज रखे जाएंगे वो क्या होंगे, उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो ये तो बात रही 9 शेड्यूल की कि मतलब क्या करंट स्टेटस है और क्या 9 शेड्यूल में सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ हम ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि 9 शेड्यूल में सब्जेक्ट क्या थे। तो 9 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट है, 9 शेड्यूल में है क्या? तो 9 शेड्यूल किससे रिलेटेड था? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और एबोलिशन ऑफ जमींदारी, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ आ गई थी कि भाई लैंड रिफॉर्म ले आना ज़रूरी था क्योंकि ताकि सबको लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जमींदारी उसके लिए एबॉलिश करना भी ज़रूरी था ताकि सबको वेलफेयर स्टेट का वो हुआ ना, हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ले आया गया। और वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? DPSP में। इसके लिए हम लोग सेपरेट वो देखेंगे प्रोविज़न मतलब लेक्चर में कि वेलफेयर स्टेट DPSP से रिलेटेड चीज़ें। तो ये तो वही बात रही 9 शेड्यूल की। अब देखते हैं कि 10 शेड्यूल क्या है। 10 शेड्यूल जुड़ा हमारा 52nd अमेंडमेंट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ईयर क्या था? 1985। और ये 10 शेड्यूल तो आप लोग जानते होंगे, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है किसी न किसी वजह से। ये है 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड? एंटी डिफेक्शन से है। ये डिफेक्शन को रोकने के लिए, एंटी डिफेक्शन का मतलब कि डिफेक्शन को रोकने के लिए ये 10 शेड्यूल बोले गए थे। और ये डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं वो पार्टी आपको नहीं छोड़नी है, तो उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड? एंटी डिफेक्शन से। कौन से अमेंडमेंट से आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट चीज़ आती है 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल में क्या है? 11 शेड्यूल किससे जोड़ा गया? 11 शेड्यूल हमारा जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, और ये कब हुआ था? 1992 में। तो इस जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसने दो चीज़ जोड़ी, एक तो पार्ट नाइन्थ और शेड्यूल 11। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है पंचायत।
तो इसी ने क्या किया ना, ये 11 जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, जो 11th शेड्यूल और पार्ट 9th और 11th शेड्यूल ऐड किया, इसने क्या किया ना, अब 3 टियर गवर्नमेंट की, ये 3rd टियर गवर्नमेंट की हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करती। पहले क्या था, डुअल पॉलिटी थी, मतलब सेंटर और स्टेट थे। अब इसने 3rd टियर जोड़ दिया इस गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर में। और वो 3rd टियर क्या है, पंचायत। पंचायत तो हम लोग याद क्या रखेंगे कि 11th शेड्यूल किससे जोड़ा गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ईयर क्या था, 1992। उसी में इसी अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 भी जोड़ा गया था। सब्जेक्ट क्या है, पंचायत। इसने क्या जोड़ा, 3rd टियर टू द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात आती है 12th शेड्यूल की। 12th शेड्यूल हमारा किसके थ्रू जोड़ा गया, ये हमारा जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किस ईयर में आया था, 1992 में ये भी आया था। सब्जेक्ट क्या था, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसने एक और चीज़ की, पार्ट 9th ए इंट्रोड्यूस किया। तो पार्ट 9th ए 12th शेड्यूल और सब्जेक्ट म्यूनिसिपैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 है। तो ये चीज़ तो हुई हमारी चारों शेड्यूल की, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किससे कब हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था 1951 में। सब्जेक्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। उससे रिलेटेड केस कौन से हैं, IR कोयलू केस, जो कि 2007 में आया, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी एक्ट्स लॉज इसमें रखे जाएंगे 9th शेड्यूल में, अब उन पे जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में, जिसके थ्रू जोड़ा गया 10th शेड्यूल। सब्जेक्ट क्या है, एंटी डिफेक्शन। फिर आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, उसके थ्रू क्या जोड़ा गया, पार्ट 9 शेड्यूल 11, सब्जेक्ट पंचायत। फिर जोड़ा गया हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आता है, जिसके थ्रू जोड़ा गया 12th शेड्यूल, पार्ट 9 थे, और फिर सब्जेक्ट म्यूनिसिपैलिटी। तो ये 4 हमारे हो गए। अब आती है बात कुछ इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स के डिस्कस कर लेते हैं। अभी शेड्यूल में और भी चीज़ें हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो क्वेश्चन के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल से जो जुड़े थे, इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे किस मतलब कौन कौन से पार्ट अब इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार पूछता है, जैसे सिटीजनशिप, इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो सिटीजनशिप का पूछ सकता है कि भाई कौन सा शेड्यूल है। तो सिटीजनशिप का कौन से पार्ट में है, सिटीजनशिप सब्जेक्ट होता है हमारे पार्ट 2 में। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1। उसके पहले अच्छा देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमारे क्या क्या है सब्जेक्ट। पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में हमारा जैसे है, पार्ट 1 है जो ये रिलेटेड है यूनियन एंड टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है, 1 to 4। तो हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 क्या है हमारा, सिटीजनशिप। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बस पार्ट्स देख लेते हैं। अब जैसे एक तो पार्ट 9 थे, पार्ट 9 और पार्ट 9 थे, हम लोगों ने देखा ठीक है। पार्ट 9 क्या था, पार्ट 9 था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पंचायत। पार्ट 9 थे म्यूनिसिपैलिटी। फिर उसके बाद आता है डीपीएसपी पार्ट 4। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ उन पॉइंट को। पार्ट 4 है डीपीएसपी। फिर उसके बाद पार्ट 4 आता है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल। अब इसके बाद पार्ट थर्ड आता है फंडामेंटल राइट का। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था इमरजेंसी का, अभी यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन किया था, और पीसीएस में भी कई बार ये आ चुके हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न किस पार्ट में है। तो अभी ये है 18th पार्ट में। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि 18th पार्ट में है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि चलिए आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट, कौन से शेड्यूल, कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन करते हैं। तो हमको सारे पार्ट्स या सारे शेड्यूल, और वैसे छोटे हैं तो उन पे नहीं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं हम उन चीज़ों को देखेंगे और उन चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल एंड शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखेंगे, कब पूछा है, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
करंट का भी पूछ सकता है कि करंट में, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उसमें कितने थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और बाकी तो ये इससे रिलेटेड अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो 22 पार्ट, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल, तो ये पहला ही हमारा सही है, बाकी को हम क्या ही देखेंगे। तो चीज़ें देखिए, ये तो एकदम फैक्चुअल चीज़ है, तो फैक्चुअल चीज़ में हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। फिर अगर करंट का पूछता है तो करंट स्टेटस क्या है, मोर देन 470 आर्टिकल हो गए, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल्स हो गए। वो शेड्यूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, 9 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल। तो कन्फ्यूज़न कब होती, कन्फ्यूज़न तब होती जब ये 8 शेड्यूल भी ऑप्शन में होता है। तो 8 शेड्यूल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसमें हमारा ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारा आंसर होगा 12 शेड्यूल। वो 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं, वो चीज़ हम देखते हैं कि वो हमारे 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल, 4 शेड्यूल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट्स में कि फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड। फर्स्ट शेड्यूल में है हमारा, जैसे नेम है स्टेट का और यूटीज़ का, और उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है, टेरिटोरियल एक्सटेंट इनकी स्टेट एंड यूटीज़ की। सेकंड शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल का सब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, किसके, प्रेसिडेंट के हुए, गवर्नर के हुए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। जजेस हैं, जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और कैग है। तो सेकंड, ये पहले चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस से, कि इसमें ये किनको ये चीज़ें, अलाउंस हुआ, इमोल्यूमेंट हुआ, प्रिविलेजेस हुआ, ये किसको मिलेगा। तो ये हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको मिलेगा। तो उसमें हम लोग ये ध्यान रख लेते हैं, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ठीक है। उसके अलावा जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, ठीक है। उसके साथ ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो। उसके साथ जजेस हों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, साथ में कैग है, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है। थर्ड शेड्यूल रिलेटेड है हमारा ओथ और अफर्मेशन से। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें। अब इसमें भी कभी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये थर्ड शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन किसकी ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। तो उसमें ओथ और अफर्मेशन कौन लेता है कॉन्स्टिट्यूशन की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नया कोई मेंबर इलेक्ट होता है तो वो पार्लियामेंट में, तो वो ओथ लेता है। तो वो उसी प्रकार का ओथ की, मतलब कौन कौन उसमें कवर होता है। तो उसमें जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले तो ये जान लीजिए कि कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए जो भी कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो भी कैंडिडेट है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको ये ओथ और अफर्मेशन की बात हो रही है। अब उसके बाद वो चुनाव जीत जाते हैं, पूछते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर बन के, वहाँ भी उनकी भी बात हुई है। तो कैंडिडेट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसके बाद अगर वो यूनियन मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो ये तीनों लोग कवर होते हैं, कैंडिडेट, मेंबर और मिनिस्टर। उसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और कोई सी भी कोर्ट के नहीं, जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बस। उसके अलावा स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है तो सिंपल सी बात है भाई, स्टेट मिनिस्टर भी होंगे। और उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर के कैंडिडेट और मेंबर हैं उनके, वो भी होंगे। तो इस तरीके से याद रखिए ना कि अगर मिनिस्टर चाहे वो यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, मेंबर चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, कैंडिडेट चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, उसी तरीके से जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा कैग। तो इस तरीके से हम थर्ड शेड्यूल का याद रखेंगे। तो ये 3 शेड्यूल हमारे यहाँ पर डिस्कस हो गए और 4 शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए। बाकी बचे 5 शेड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, ताकि एक ही साथ ओवरलोड ना हो।
तो बस यहाँ पे फिलहाल अभी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है। फर्स्ट शेड्यूल है नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये पूरे आर्टिकल होते हैं 1 से 4 तक कवर कर रहे हैं। सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस से। किसके किसके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर कैग। फिर थर्ड शेड्यूल है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया, ओथ कौन कौन से, ओथ किन को, वो प्रोविज़न किसके लिए है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। तो भाई अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, करंट कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पूछे या करंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैटर नहीं करता। पहली बात तो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे और अब 25 पार्ट हो गए, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं ऑप्शन कि अगर कुछ एलिमिनेट हो पाए, तो 1 ऑप्शन गलत हो गया ये। अब या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। तो अब देखिए करंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल थे, अभी कितने, मोर देन 470 आर्टिकल। तो दोनों ही केस में ये फिर से गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 बिना पढ़े भी अगर आप कहेंगे तो ये चीज़ सही होगी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे देख लेते हैं, वैसे 9th 10th 11th 12th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक बार ये हम लोगों ने देख लिया था, फिर भी देख लेते हैं। 9th शेड्यूल किससे जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब हुआ था, 1951 में। उसी तरीके से 10th शेड्यूल कब, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। ईयर क्या था, 1985। इसी तरीके से 11th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 12th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये इनका दोनों का ईयर 1992 है। सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर ही लिए थे, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं कि 9th शेड्यूल में क्या सब्जेक्ट था, लैंड रिफॉर्म प्लस एबॉलिशन ऑफ जमींदारी हुआ। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन। फिर उसके बाद 11th शेड्यूल पंचायत, जिसने 3rd ईयर जोड़ दी थी हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी। तो ये फिर से हम लोगों ने देख लिया और इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं भाई कि 9th शेड्यूल में कौन सा क्या सब्जेक्ट है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, कौन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था। 10th शेड्यूल में क्या है, किससे कब किस ईयर में आया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 11th शेड्यूल में क्या है, कौन से शेड्यूल या कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट जोड़ी गई। फिर 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें हम इसीलिए ध्यान रख रहे हैं और बार बार रिवीजन इसका करते हुए चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पार्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस, तो भाई कैन प्लेस तो कर ही सकता है ना, प्लेस कर सकता है। क्या हुआ था, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्लेस कि 2007 के बाद बदला क्या, तो 2007 के बाद बदला है ये चीज़ कि पहले जो भी एक्ट्स, चाहे जो भी लॉ, कोई भी पर्टिकुलर लॉ अगर 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट ने रख दी तो अब उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती। मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये अब उसकी चेक नहीं कर सकती कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। लेकिन IR कोहिलो केस, याद रखेंगे केस, IR कोहिलो बहुत ही फेमस केस है और पूछता रहता है। इसको 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं, 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं। ये कब आया, 2007 में। इसके बाद बदल क्या गया 9th शेड्यूल से रिलेटेड चीज़। अब जो भी लॉ और एक्ट्स इसमें रखे जाएंगे वो नाउ दे ऑल आर ओपन टू द जुडिशियल स्क्रूटिनी। तो हम इनकी जुडिशियल, लेकिन ऐसा प्लेस करने से कभी नहीं रोका गया। प्लेस तो अभी भी रख सकते हैं, उसमें रख सकते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ हुई, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो देखेगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की वो वैलिड है या नहीं है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो भाई ये चीज़ तो अभी हम लोगों ने डिस्कस की ना कि 2007 के बाद बदला क्या,
नाउ इट इज़ ओपन टू द जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो 1 ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे 9th शेड्यूल से रिलेटेड। और अब फिर से वो कर लेते हैं कि 9th शेड्यूल कब हुआ था ऐड, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, 1951 में। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोयलो केस किससे रिलेटेड था, 9th शेड्यूल। हम लोग पहले ही रिवीजन कर लेते हैं। 9th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल से। और ये 9th शेड्यूल किससे ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल, तो आपको सीधा पता है 9th शेड्यूल। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें 7th शेड्यूल में क्या है। 7th शेड्यूल में भाई ये तो काफ़ी, अब देख लेते हैं कि 7th शेड्यूल में क्या है। इसका आंसर तो कोयलो केस का हुआ 9th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल का देखते हैं कि 7th शेड्यूल है क्या। 7th शेड्यूल में किससे रिलेटेड, तो इसमें क्या है कि डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये ध्यान रखेंगे किसके बीच डिवीज़न किया गया पावर का, यूनियन में और स्टेट में। किस रूप में किया गया है, उसमें बांट दिया इन टर्म ऑफ सम लिस्ट। और वो कौन सी हैं, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, ये इसको और भी कहते हैं, इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। सेकंड को क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट। और ये थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। ये चीज़ ये इसलिए यूनियन लिस्ट इसे कहा गया है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में आ गए वो केवल उस पर पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। और उसके बाद स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकती है। और कनकरेंट में क्या है, कनकरेंट में है कि दोनों यूनियन और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। बाकी उसमें क्या क्या मतलब अब कन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होते हैं, वो हम लोग आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ऐसे केस में क्या होगा जब यूनियन और स्टेट दोनों एक ही सब्जेक्ट पे लॉ बना देते हैं। तो वो एक अलग डिबेट है, वो देख लेते हैं। तो यूनियन लिस्ट में अभी करंटली हैं 98 सब्जेक्ट, बट ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे। इसमें एक सब्जेक्ट बाद में जोड़ा गया था। स्टेट लिस्ट में है करंटली अभी अगर देखा जाए तो 59 सब्जेक्ट हैं। और ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे, जो कि 5 सब्जेक्ट हमारे जो हुए, लगभग 7 सब्जेक्ट जो हैं वो बाद में वो किए गए थे और इससे हटाए गए थे। और उसमें से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, जो कि यूनियन कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया था। तो वो हम लोग चीज़ देखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन में कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे जो कि इसमें जोड़े गए। इसी तरीके कंकरेंट लिस्ट में अभी 52 सब्जेक्ट है, पहले 47 सब्जेक्ट था। पहले 47 सब्जेक्ट था। यहीं से जो पाँच वो आया ना, 5 सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd से, तो ये 52 हो गया कंकरेंट लिस्ट में। तो ये 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 8th शेड्यूल क्या है। ये तो पहले बात 7th शेड्यूल की। अब देखते हैं 8th शेड्यूल में क्या है। तो 8th शेड्यूल के बारे में हम देखते हैं। 8th शेड्यूल आप लोगों को पता होगा कि ये है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। 8th शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज से भी याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी करंटली इसमें कितने लैंग्वेज है, ये भी कभी कभार पूछता है कि कितने लैंग्वेज है। तो अभी करंटली इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बस 14 लैंग्वेजेस थी। तो लगभग जोड़ी कितनी गई भाई, 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। अब करंट स्टेटस क्या है, 8th शेड्यूल किससे है, सब्जेक्ट क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज से। और ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेज। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ बनता ही है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि अभी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। अब अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है और किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है। तो ये चीज़ तो हम लोग ने देख ली कि 8 सब्जेक्ट जोड़े गए, 8 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं 8th शेड्यूल में। तो वो लैंग्वेजेस जो जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये चीज़ ये क्वेश्चन आता रहता है। और इस बार यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो
और पीसीएस में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई है। तो उसमें 21st अमेंडमेंट के थ्रू 21st अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1967 में, 1960 इसके थ्रू हमारी जोड़ी गई थी सिंधी। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, 21st अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी जोड़ी। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इसको भी हम लोग कैसे, मतलब एक बहुत फनी ट्रिक है, तो वो हम लोग यहाँ से कोमनी, कोमनी, कोमनी मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इसको मैंने NI कर दिया है, कोमानी ई कर लीजिए वो अपने हिसाब से। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003 में। इसके थ्रू हमारा जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। इसको हम लोग याद रख सकते हैं बोडो मास से। तो अच्छा, ये चीज़ अब ध्यान रखेंगे, क्या होता है कभी कभार कन्फ्यूज़न होता है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये मणिपुरी और मैथिली में ही कन्फ्यूज़न आता है कि मणिपुरी किससे जोड़ा गया था, मैथिली। तो पहले ये जान लीजिए कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मणिपुरी जोड़ी गई थी। तो पहले ये बस अगर भी ध्यान रहेगा ना कि पहले कौन सी जोड़ी गई, तो वो उसके हिसाब से आप लोग 71st और 92nd में वो अपना सेट कर लेंगे। पहले मणिपुरी जोड़ी गई किसके थ्रू, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 21st के थ्रू सिंधी। तो अभी तक कितनी होंगी, 4 लैंग्वेज। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। तो टोटल 8 लैंग्वेज जोड़ी गई। पहले 8 शेड्यूल में कितनी थी, 14 लैंग्वेज। अब 8 जोड़ के फिर 22 लैंग्वेज। तो अभी करंटली हमारी कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। कभी कभार पूछते हैं कि ये कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये याद रखेंगे 21 + 71 92। मतलब ये ट्रिक बस ऐसे है, इसको ऐसा नहीं। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, दोनों को जोड़ दें 92nd अमेंडमेंट, ये याद करने के लिए। तो मतलब इससे ये याद हो जाएगा कि 21st अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया, सिंधी। 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। अच्छा, इसके साथ ही एक माइनर सा चेंज और किया गया था इस लैंग्वेज वाले पूरे उसमें, कि जो कि 96th अमेंडमेंट आया था उसमें उड़िया जो है, उड़िया का मतलब जैसे उसमें क्या हुआ था कि 96th अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 2011 में आया था, इसमें उड़िया पहले ये था इसका, उसको चेंज करके उड़िया कर दिया गया, डी लगा दिया गया। पहले उड़िया था, अब ये डी हो गया, उड़िया हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो हमने देख लिया 7th शेड्यूल में क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर शेड्यूल। उसमें हुआ लिस्ट, 3 लिस्ट है, कौन कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, एंटी डिफेक्शन। और 9th शेड्यूल के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये चीज़ हो गई। तो हमारे कितने शेड्यूल अब तक डिस्कस हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके साथ ही साथ 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल से लेके 12th शेड्यूल तक हो गए। अब हमारे बचते हैं 3 शेड्यूल और बचते हैं, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। तो वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में 3 शेड्यूल और डिस्कस कर लेंगे कि वो शेड्यूल क्या है, फिर उसको बाद में एक साथ और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन द। अब देखिए, अच्छा मैंने ये चीज़ बताई, आप लोगों को ध्यान होगी कि 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कराएगी किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट के थ्रू। किस ईयर में हुआ था, 1951 में। किसके प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन था प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म रिलेटेड किससे, कौन सा है, अब इसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग है। लैंड रिफॉर्म किससे रिलेटेड है, 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। जैसे ही ये चीज़ पता हो गई ना कि सब्जेक्ट इसमें क्या है 9th शेड्यूल में, लैंड रिफॉर्म देखते ही आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 9th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। और वो ये इंट्रोड्यूस ही क्यों कराया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि लैंड इज अ इमोशनल इशू, और एक किसी लैंड रिफॉर्म जब किया गया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करना था।
तो भाई किसी का भी जो अपने नाम पे है वो कोई देने को तो तैयार होगा नहीं। और वहाँ पे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम फंडामेंटल राइट थी, तो वो वायलेट होती। तो गवर्नमेंट ने ये एक नई स्कीम निकाली जिसके थ्रू अगर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि उस पर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी हो ही ना पाए। तो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर वो करती भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ चेंज हो गई, तो ठीक है, इसमें हम लोग क्या आंसर होगा, 9 शेड्यूल। ये चीज़ चेंज कब हो गई, 9 शेड्यूल से रिलेटेड क्या कोई केस है, IR कोयलो केस। IR कोयलो केस कब आता है, 2007 में। इसने क्या किया, इसने ओपन कर दिया 9 शेड्यूल को, किसके लिए, जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए। जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए इसने ओपन कर दिया। तो ठीक है, अब 9 शेड्यूल, नाउ 9 शेड्यूल इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब अब जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, ये क्या करेंगे कि अब ये लोग जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हैं। जुडिशियल स्क्रूटनी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उनकी चेक कर सकते हैं कि जो भी लॉ एक्ट इसमें डालेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। यानी कि वैलिड और इनवैलिड कब होता है, वैलिड और इनवैलिड तब होता है जब ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ इट इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट देन यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐसा लगता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और इसमें से 7th शेड्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिया है। किससे रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पावर, 3 लिस्ट याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज, कितने ओरिजिनली कितने लैंग्वेज है, 14 लैंग्वेज थे, अब 22 लैंग्वेज हो गए हैं। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। ये तब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कौन सा, तो 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, याद रखिए आप लोग, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा ईयर था, 1951। 1951 अभी हमारा पहला ही चुनाव हुआ था, मतलब अब तो उस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये सीधी सी बात हमारी जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। 9th शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। एक्ट इसमें सब्जेक्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। इससे रिलेटेड वो क्या है, जजमेंट IR कोयलो कब हुआ, कब आया, 2007 में आया। इसने क्या किया, 9th शेड्यूल को ओपन कर दिया जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये चीज़ हमने शुरू में डिस्कस की थी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, और कुछ पार्ट भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। इसमें तो ये आप लोग को याद होगा कि ये पार्ट 2 से रिलेटेड है, पार्ट 2 से रिलेटेड है। और कौन कौन से आर्टिकल इसमें वो आते हैं ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। 5 to 11 जो आर्टिकल है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो ये पार्ट 2 हुआ। अच्छा, पार्ट 1 भी हमने डिस्कस किया था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यूनियन एंड टेरिटरी से, यूनियन और इसकी टेरिटरी। ठीक है, पार्ट 3 किससे था, फंडामेंटल राइट से था। पार्ट 4 क्या था, पार्ट 4 आप लोग को याद हो, TPSP। इसी के साथ पार्ट 4A, पार्ट 4A क्या था, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल। इसे इंट्रोड्यूस करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड कराया गया था, फंडामेंटल पार्ट 4 थे। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारा यूनियन से, यूनियन गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से। और यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, पार्लियामेंट, फिर इसमें और चीज़ कवर होती है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट का कभी कभार वो पूछता है आर्टिकल कौन सा है, तो 123, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यूनियन जुडिशरी और कैग है। उसके बाद आता है पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है, पार्ट 6 रिलेटेड है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से। पार्ट 5 हमारा है यूनियन गवर्नमेंट से। पार्ट 6 किससे रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से। तो अभी 6 पार्ट हमने क्या क्या किए, फर्स्ट पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 हमारा था सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 TPSP, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट और पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। और कुछ पार्ट हम लोगों ने और डिस्कस किए थे। पार्ट 9 क्या था, पार्ट 9 क्या था, पंचायत।
उसके बाद पार्ट 9 थे क्या था, पार्ट 9 थे था म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9 थे म्यूनिसिपैलिटी था। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही पार्ट 18 क्या था, इमरजेंसी था, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 9 भी होता है, पार्ट 9 बी, ये है रिलेटेड कोऑपरेटिव से। ये इंपॉर्टेंट, मैं बस इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे और बाकी आगे भी पार्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इसको इतना रखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे, फिर उसके बाद जैसे आएगा वो करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि ये कीवर्ड्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के प्रेशर में हम लोग ये शायद कीवर्ड कभी कभार मिस कर जाते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसमें आप लोग का ध्यान रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं ना, वहाँ पर नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट ये हम लोग मिस कर देते हैं। अभी देखा सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर वाला क्वेश्चन था सिटीजनशिप पार्ट 2, आंसर ये सही है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 6 थे। अब देखिए यहाँ पे कितना उसने सही खेला है, 4 और 6, बस ये चेंज कर दिया इसने। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि पार्ट 4 था कि पार्ट 6 था, तो पार्ट 4 है। किस अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 1976 के थ्रू ये ऐड किया गया था। इसी के साथ ये स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया पार्ट 6 से। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट होगा, जबकि ये गलत चीज़ दी गई है, ये पार्ट 4A है। ठीक है, पार्ट 5 क्या था हमारा, पार्ट 5 आप लोगों को फिर से एक बार वो करिए, यूनियन गवर्नमेंट। अब इसी के साथ हम लोग और कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट 9 पंचायत हो गई, पार्ट 9 हो गया म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव। 3 चीज़ों और ध्यान रखेंगे। पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटी, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी। साथ में 9 पार्ट जो है, पार्ट 9 ये किस अमेंडमेंट के थ्रू, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। पार्ट 9A किसके थ्रू जोड़ी गई, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई। पार्ट 9B जोड़ा गया हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में हुआ था। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन से पार्ट जोड़े गए। उसी के साथ ही साथ एक ट्राइब्यूनल होता है, ट्राइब्यूनल है 14A, उसको रोमन में ऐसे लिखते हैं, पार्ट 14 है, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2 पार्ट जोड़े गए, पार्ट 4A और पार्ट 14 थे। 10 का अंतर है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 14A में क्या है, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिस्ट मैच करनी है, मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड, करेक्ट आंसर हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कोड गिवन, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, ये चीज़ है जो अभी हम आर्टिकल वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट्स वाले भी ये क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था। बट हम देखेंगे इसको आगे के भी उसमें कि आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि आर्टिकल 2, 3 और बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या है। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन अभी देखते हैं। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, अच्छा अभी फ़िलहाल के लिए मानते हैं कि ये हमें नहीं पता, तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सिटीजनशिप क्या है। इसमें हमारा क्या था, इस चारों ऑप्शन में हमारा क्या है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप का तो हमारा आंसर पता चल गया 1। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया, ये चीज़ तो हमें पता चल गई यहाँ से। अब दो चीज़ हमारा ये आर्टिकल से पूछा है, 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया। हालांकि इसमें पार्ट वाला भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे ले लिया, लेकिन आर्टिकल वाले क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना, तो ये चीज़ आपको मतलब वो रिपीट इतनी बार हो जाएंगी ना कि ध्यान में रहेंगी। वैसे फ़िलहाल के लिए अभी फॉर्मेशन, क्योंकि ये रिवीजन है, तो मैं ये बेसिकली ये अजम्पशन तो मेरी है ही कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। खैर अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। ठीक है, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अभी मैंने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल पूछा है, तो इसका ये आंसर है, इसका D का 3 हो गया और इसका A का हो गया 2, तो 2143।
आंसर होना चाहिए ABCD का। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये मैंने बताया ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, जिसमें हमारे 2 आर्टिकल जोड़े गए, 323A 323B। और इसमें कौन सा ये पार्ट था, पार्ट हमारा ये कौन सा था, पार्ट 14A किससे रिलेटेड है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारा क्या, 2143। तो 2143 भाई खोज लिया, ये आंसर 2143 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। आर्टिकल्स का भी हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम लोग ये चीज़ देख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये प्रोविज़न है और ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है। तो अब देखते हैं सिटीजनशिप पार्ट सेकंड, अब तक हम लोग को ये याद होना चाहिए। और पार्ट फर्स्ट में क्या था, पार्ट फर्स्ट में हमारा यूनियन और इसकी टेरिटरी, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में क्या था, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। अब आती है, अब तो यूनियन गवर्नमेंट क्या था, यूनियन टेरिटरी हमारी किससे रिलेटेड थी, यूनियन और इसकी टेरिटरी क्या थी, पार्ट फर्स्ट में थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्ट 7। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9 है, ये आंसर सही है। इलेक्शन पार्ट क्या है, 15 पार्ट। तो अब हमसे ये भी ध्यान रखें कि 15 पार्ट इलेक्शन से रिलेटेड है, पार्ट म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9। और इसके अलावा पंचायत अगर यहाँ पे होता तो उसका क्या पार्ट होता, पार्ट 9। कोऑपरेटिव होता पार्ट 9B। ठीक है, तो पार्ट 6 और पार्ट 7 देख लेते हैं कि पार्ट 7 किससे रिलेटेड है। अब पार्ट 7 क्या है ना, अब डिलीट कर दिया गया है इसे, पार्ट 7 जो है ये अब कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ये किस चीज़ से रिलेटेड था, मतलब स्टेट्स जो थे, मतलब पहले स्टेट का कैटेगराइजेशन हुआ करता था, तो पार्ट A पार्ट B करके वो डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया हुआ था। तो वो दूसरे चैप्टर का पार्ट है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए ये जान लेते हैं कि वो स्टेट जो पार्ट B में जो थे ना, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है हमारा नेम ऑफ उसका यूनियन और इसकी टेरिटरी से रिलेटेड है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो नेम है और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट कितनी है वो उससे। तो उसमें जो पार्ट B में थे ना स्टेट्स, उनको पार्ट 7 में रखा गया था। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, तो अभी उसको पार्ट 7 का ये बस ध्यान रखिए कि ये डिलीट हो चुका है, पार्ट 7 अभी कुछ नहीं है, तो इसमें से कोई होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो हमारा, तो पार्ट ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन B इज अ करेक्ट आंसर इन सेंस में कि नॉट करेक्ट है ये। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या चीज़ भाई, कि इलेक्शन का भी हम आपसे ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कौन सा है, 15 पार्ट, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी के साथ एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं, 17th पार्ट किससे रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कुछ चीज़ें, और इसी के साथ एक और पार्ट हमेशा पूछता रहता है, पार्ट 20th पार्ट, ये किससे रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो कई पार्ट अभी तक हम लोगों ने देख लिए, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से एक बार वो कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट किससे रिलेटेड है भाई, पार्ट फर्स्ट है यूनियन और इसकी टेरिटरी से, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप से, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से, पार्ट 4 DPSP से, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी से, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट से, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया। पार्ट 9 हम लोग देखते हैं किससे, पंचायत से, पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी से, पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव से, फिर पार्ट 14 है ट्राइब्यूनल से, पार्ट 15 हमारा इलेक्शन से है, पार्ट 20 हम लोगों ने वो किया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से है, पार्ट 17 हम लोगों ने किया ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो जो पार्ट अब तक थे उसके रिवीजन भी हमने साथ साथ कर लिए। तो ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारा यहाँ MCQ नहीं, MCQ के थ्रू चीज़ों को रिकॉल करना, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, एक ही क्वेश्चन के थ्रू 4 चीज़ें हम कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। पंचायत से, अब अगर इसमें 3-tier और सिस्टम का ये भी नहीं पता, तो पंचायत तो पता है ना, पंचायत किससे रिलेटेड है, पार्ट 9 से रिलेटेड है, तो इसका आंसर पार्ट 9 होगा। पार्ट 10 में क्या था, पार्ट 10 में अभी हम लोगों ने ये नहीं किया था, उसको देख लेते हैं। ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज जो है ना, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इससे रिलेटेड है,
शेड्यूल और ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 क्या है? पार्ट 11 हमारा है रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो इसको एक और चीज़ है सेंटर स्टेट रिलेशन की, ये चीज़ इसमें सब्जेक्ट कवर करता है। साथ ही पार्ट 12 हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, इन सबसे रिलेटेड है। फाइनेंस हुआ, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से रिलेटेड है। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, जो चैप्टर 4 था, जो चैप्टर 4 है, जो पार्ट इसी का पार्ट है, पार्ट 12 का ही हमारा एक चैप्टर 4 है इसका, जो राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी कि ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये इस राइट टू प्रॉपर्टी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था? 1978 में। और राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 300A। हालांकि इसको हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अब हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी किस पार्ट का पार्ट है? पार्ट 12 का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भैया हमने जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि पार्ट 9 और शेड्यूल 11, बस उल्टा करना है इसमें। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 किया गया था। सब्जेक्ट क्या थे? पंचायत। पंचायत। तो भैया हमने क्या देख लिया कि 11th शेड्यूल क्या है? पंचायती राज से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी क्या था? कौन सा? शेड्यूल 12 था। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं ना कि किस तरीके से एक ही टॉपिक से, अब इतना बस आप लोग को याद रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू पंचायत ऐड किया गया था, जो कि 3 टियर गवर्नमेंट की बात, 3rd टियर गवर्नमेंट को देता है। और ये 3 टियर पंचायत की भी बात करता है। 3 टियर पंचायत का मतलब समझे आप कि जो पंचायत है वो डिफरेंट लेवल्स पे ये होगी। वो 3 टियर, वो पंचायत के 3 टियर्स कौन कौन से होंगे? विलेज लेवल पे, और एक इंटरमीडिएट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये तीन टियर हो गए ना, ये ही है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटी में भी पार्ट 9 है जो है म्यूनिसिपैलिटी, जहाँ पर ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो जोड़ा गया था, इसमें भी 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है हर स्टेट में। जैसे कि नगर पंचायत की बात की गई है, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात की गई है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत कहाँ होती है? जो ऐसे एरिया में जो ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, जो विलेज से एक रूरल से एक अर्बन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा नगर पंचायत का चुनाव होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल का होता है जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव होता है। और जो कई कई बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि जो लार्जर अर्बन एरिया है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज किसके थ्रू हुआ? हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्ट 9 और शेड्यूल 11। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। क्या शेड्यूल पूछा है? तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है पहले, लेकिन आप लोगों को फिर से रिवाइज कराने के लिए मैं फिर से एक बार वो कर देता हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में 2 चीज़ है, नेम किसके किसके? स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज, साथ ही साथ इनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट, कितनी इनकी बाउंड्री होगी, क्या होगी ये। तो नेम और टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? शेड्यूल पूछा है फर्स्ट शेड्यूल। अब क्योंकि ऑप्शन में 2nd, 3rd एंड 4th शेड्यूल भी है, तो 2nd, 3rd एंड 4th शेड्यूल के भी बारे में। 2nd शेड्यूल क्या था? हम जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, इमोल्यूमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। ये किसके ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर, चाहे वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों स्टेट्स में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चाहे राज्यसभा के हों चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, साथ में कैग। 3rd शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 3rd शेड्यूल है ओथ और अफर्मेशन से, ओथ एंड अफर्मेशन से, ओथ एंड, और किसके यूनियन कैंडिडेट हो, मेंबर हो और यूनियन मिनिस्टर हो पार्लियामेंट के,
साथ ही साथ कैंडिडेट, मेंबर और स्टेट मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर के, उसके साथ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ बस अलग हो जाती है, कैग हमारा सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में दोनों में है, जजेस भी हमारे दोनों में ही हैं। तो ये कॉमन चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जजेस और कैग हमारे सेकंड और थर्ड शेड्यूल दोनों में ही है। फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फोर्थ शेड्यूल अभी तक हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था। फोर्थ शेड्यूल हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ शेड्यूल क्या है। फोर्थ शेड्यूल में हमारा है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो कि अब ये एलोकेशन ऑफ सीट किसको की जाती है राज्यसभा में? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, कि कितनी सीट किसको मिलेगी राज्यसभा के अंदर, किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट मिलेगी, ये फोर्थ शेड्यूल के थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो फोर्थ शेड्यूल में हमने ये चीज़ ध्यान रख ली। बाकी अब देखते हैं आगे, अब थोड़ी सी तेज़ी से हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो टाइम भी मतलब ऐसा भी रहे कि आप लोग का मतलब कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सके, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो फोर्थ शेड्यूल किससे है? फोर्थ शेड्यूल हमारा एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो एलोकेशन ऑफ सीट इन फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को हम लोग ही काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन इसका वो हुआ। पॉलिटिकल डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा है? शेड्यूल 10th। पंचायत सिस्टम शेड्यूल 11। लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा है? आप लोग को याद हो तो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, ठीक है। ये चीज़ हम लोग, और इससे कौन कौन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज ऐड किए गए थे, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 71st कॉन्स्टिट्यूशन, 92nd। तो 21st से क्या था? सिंधी थी, और 71st से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92nd से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चीज़ थी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हुआ फोर्थ शेड्यूल का ये एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट मैटर, तब से हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से शेड्यूल? फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका आंसर 3 हुआ। 6th शेड्यूल अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन 8th शेड्यूल और 9th शेड्यूल डिस्कस कर लिया। तो 8th शेड्यूल क्या है? 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हुआ सी का 2। 9th शेड्यूल हमारा किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से। इसके बारे में तो हम लोग ने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया है, ये चीज़ आप लोग। अब बची 6th शेड्यूल। एक ऑप्शन इसके हिसाब से बचता है, तो ट्राइबल एरिया। तो इसका आंसर होगा हमारा 3421। देखते हैं उस हिसाब से कौन सा आंसर है। 3421 हमारा सी है। अब देखते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में। 2 शेड्यूल हमारे बचे थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। 5th शेड्यूल है हमारा रिलेटेड कि जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी है ना प्रोविजंस, जो उनको जो शेड्यूल एरिया को, तो ये चीज़ हम लोग रखेंगे। कभी कभार ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, जहाँ मतलब ये शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोविज़न है, ये 5th शेड्यूल में है। 6th शेड्यूल में क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ये ट्राइबल एरिया के लिए 6th शेड्यूल क्या है? ट्राइबल एरिया का है। और 5th शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एरिया का। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। 5th शेड्यूल एरिया से, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, और उसमें किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, किस तरीके से कंट्रोल होगा। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये 6th शेड्यूल बस 4 स्टेट में ही होता है लागू, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि ये 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं या कौन कौन से स्टेट नहीं हैं। वो क्वेश्चन के वेरिएशन पे वो डिसाइड होता है कि क्या क्वेश्चन है। तो उसमें 4 चीज़ बस याद रखेंगे कि 6th शेड्यूल क्या है? ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये होता है। और 6 शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो वो उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। 244 है और फिर 275 है, ये आर्टिकल है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या अंतर है? 5th शेड्यूल शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है। 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, उनसे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविज़न ये हैं। तो लगभग हम लोगों ने सारे शेड्यूल डिस्कस कर लिए हैं विद थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी इसको एक बार आप लोग सीरियल वाइज वो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल कराने की बस कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग सीरियल वाइज इसे एक बार देख लेंगे तो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। फिलहाल अगर देखते हैं टाइम अगर वो रहता है तो लास्ट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल पूछा है ये ध्यान रखना, ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर, शेड्यूल ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। भाई जब ये क्वेश्चन आया था ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, लेकिन ये ट्राइबल लैंड की बात हो रही है, इसमें यही पॉइंट पे वो करना है कि ट्राइबल लैंड से रिलेटेड बात हो रही है। तो अब ऑप्शन देखें ना, 3rd शेड्यूल, तो 3rd शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 3rd शेड्यूल तो ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड था, ये कहीं ट्राइबल की बात ही नहीं करता है, ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड एरियाज से, शेड्यूल्ड एरियाज से और इसके साथ शेड्यूल्ड ट्राइब से। 9th शेड्यूल हमारा क्या है? 9th शेड्यूल हमारा किससे? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल हमारा क्या है? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो भाई ट्राइबल एरिया से तो एक ही चीज़, बस ट्राइबल लैंड ट्राइब वाले सब्जेक्ट से तो एक ही शेड्यूल यहाँ पे है ना जो कि कुछ रिलेशन रखता है। तो 5th शेड्यूल आंसर इसका होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है करेक्ट आंसर मैच कराना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दी हुई है। अब ये देखें 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। कितने वाली लिस्ट थी? 3 लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट किसमें, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट, 97 अभी का 98 सब्जेक्ट हैं, पहले कितने थे? 97। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट हैं? 59 सब्जेक्ट, पहले कितने थे? 66 सब्जेक्ट थे। कंकरेंट लिस्ट, तो ये लेजिस्लेटिव पावर का 7th शेड्यूल का आंसर होगा हमारा 3। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है भाई? लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसका हो गया आंसर। 9th शेड्यूल किससे? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, क्योंकि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, ये कौन सी वैलिडेशन की बात हो रही है? मतलब वही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो एक्ट उसमें डाले गए थे, थोड़ा सा इसको बस उसने लैंग्वेज को मोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4th। 10th शेड्यूल भाई डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो इसका होगा आंसर। तो 3142 इसका आंसर होगा। देख लेते हैं 3142 आंसर। ठीक है, ये चीज़ हमने शेड्यूल के बारे में देख ली। तो आप लोग को ये बस रिकॉल करते जाना है, हर क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल करते जाना है कि किससे क्या था, किससे क्या था। क्वेश्चन बस सॉल्व करने तक मत रुकिए। जब चीज़ें रिकॉल करेंगे ना तो आप उससे बनने वाले क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी किसी से भी आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें कि वो चीज़ हम याद कर सकें। यही रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, फिर से वही आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि पहले इसमें क्या होता है। अब इसमें यह है कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सॉरी, इसमें क्या है कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किससे रिलेटेड है, मतलब कौन से। अब स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, क्योंकि शेड्यूल में तो किसी है नहीं है, या तो स्टेट लिस्ट में होगा या तो यूनियन लिस्ट में होगा। तो भाई देखिए एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये किस लिस्ट में है, तो ये स्टेट लिस्ट में है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेट लिस्ट में मैं कुछ नाम मैं बता देता हूँ जो आप लोग ध्यान रखिए, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन उससे पूछते हैं। एक तो ये पब्लिक हेल्थ हो ही गया, पब्लिक हेल्थ हो ही गया, इसके साथ प्रिजन, जो जेल्स हैं, प्रिजन के साथ पुलिस, इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट, इसके साथ ही गैम्बलिंग। ये जो चीज़ होगी ये स्टेट लिस्ट में है। ये कुछ सब्जेक्ट, अब सारे 59 के 59 सब्जेक्ट तो आप याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो मतलब ये जो मैंने यहाँ पे कुछ छाट के अलग कर लिया है कि जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्वेश्चन सब पे बना है, अभी तक सब पे क्वेश्चन बना है।
प्रिजन किस लिस्ट में आता है, पुलिस किस लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ किस लिस्ट में, गैम्बलिंग किस लिस्ट में, लोकल और लोकल गवर्नमेंट, तो सारे का आंसर क्या होगा, स्टेट लिस्ट में। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट याद रखेंगे। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, मतलब हैं तो वैसे 98 सब्जेक्ट, बट जो मेनली पूछते हैं फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और इंश्योरेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इससे यूनियन लिस्ट से पूछता रहता है। उसके साथ ही कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट है ना, मेनली पता है क्या पूछते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट से जुड़े गए हैं। स्टेट लिस्ट से जो मैंने एक क्वेश्चन में जब वो बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1976 में हुआ था। तो उस कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कंकरेंट लिस्ट में वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब सेंसस यूनियन लिस्ट में ही है, ये चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसस इस टाइम इशू में चल रहा है, तो ये पूछ भी सकता है कि सेंसस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये कौन सा था, 4th शेड्यूल था, 4th शेड्यूल है, तो ये ऑप्शन गलत है। 2nd शेड्यूल में क्या था, 2nd शेड्यूल में हमारा है इमोल्यूमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ये हैं। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में ये ठीक हुआ। तो अभी हम ये ध्यान में रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली ए स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि कंकरेंट लिस्ट में कुछ चीज़ें अगर वो चीज़ हुई थी, ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे बस एजुकेशन पूछा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं जो इसके थ्रू हुए थे, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ईयर क्या था, 1976। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा 4 सब्जेक्ट और थे। तो एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट है, इसके अलावा वेट एंड मेजर्स, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है और किसी भी कोर्ट की वो कर सकती है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, किस तरीके से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ है इससे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे ये चीज़ नहीं होती है, तो एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ ध्यान। तो ये 5 सब्जेक्ट जो थे, इसीलिए कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे पहले, कंकरेंट लिस्ट में पहले भाई 47 ही सब्जेक्ट थे, 5 ऐड कर दिए गए किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में। अब टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे, 52 सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में कौन से कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो ये हम लोग याद रखेंगे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट, अब क्वेश्चन उसी से पूछता है, वही 5 सब्जेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखेंगे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बाई एजुकेशन है, इसके अलावा कौन कौन से और सब्जेक्ट जो थे, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, और उसके साथ ही क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट हम लोग याद रखें। करंटली कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली कितने हैं, 47 प्लस 5 हो गए 52 हो गए। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये ठीक है। पुलिस किस में था, पुलिस स्टेट लिस्ट में, डिफेंस यूनियन लिस्ट में। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर भी ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल से फिर से क्वेश्चन है, इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने ये पढ़ ही लिया था। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में आया था। भाई कौन सा इसने वो किया था, 10th शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा, 10th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज।
सेकेंड शेड्यूल क्या है, इमोल्यूमेंट अलाउंस और प्रिविलेजेस, ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान रख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट लिस्ट पूछा है, लिस्ट पंचायती राज, तो लोकल गवर्नमेंट किस में हमने बताया था, लोकल गवर्नमेंट किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट इसका आंसर हुआ स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब कंकरेंट, अब रेसिड्यूरी लिस्ट पता है, रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है, रेसिड्यूरी लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो ऐसे वो होते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में ना हो ना, इन तीनों लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और 7 शेड्यूल इन्हीं बस 3 लिस्ट की बात करता है, रेसिड्यूरी लिस्ट की बात ही नहीं करता है। तो रेसिड्यूरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसका होता है, पार्लियामेंट का, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। कंकरेंट लिस्ट में हमने देख लिया 5 सब्जेक्ट कौन कौन से जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, ये हमने डिस्कस कर लिया था। 5th शेड्यूल किससे है, शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेटेड है। 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से ये 5th शेड्यूल है, ठीक है, ये ट्राइबल एरिया। तो भाई दोनों में जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से वो रिलेटेड और ट्राइबल एरिया में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब ही तो रहते होंगे वहाँ पे, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, तो ये 5th 6th शेड्यूल जो है उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। अब यहाँ पे पूछा है शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड एरिया तब से मैं कह रहा हूँ 5th शेड्यूल। अगर पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया, अगर यही ट्राइबल एरिया अगर पूछता है ना तो 6th शेड्यूल इसका आंसर होता है, बट यहाँ पे पूछा है क्या, शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड एरिया हो गया 5th शेड्यूल, इसका आंसर 5th शेड्यूल। 3rd शेड्यूल क्या था, 3rd शेड्यूल हमारा रिलेटेड था ओथ एंड अफर्मेशन से, ओथ और अफर्मेशन से। 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, किसने लिस्ट की बात करता है, 3 लिस्ट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे, कौन से अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 9th शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया, ये रिलेटेड किससे, लैंड रिफॉर्म से। कौन सा एक्ट किससे, वो है IR कोयलो केस, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट, तो 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड था, ट्राइबल एरियाज, और वो ट्राइबल एरियाज कहाँ पे, कौन कौन से स्टेट में, 4 स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखते हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ मणिपुर इसमें नहीं आता, यहाँ पे आता है मिजोरम, ठीक है। ये भी, इसको मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं ऐसे कि अब इसमें मान लीजिए 5-6 ऑप्शन दे दिया और उसमें से पूछा कि कौन सा सेट इसमें से है जो कि उसमें आता है, शेड्यूल 6th एरिया में आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा डी, डज नॉट अप्लाई टू पूछा है, तो ये मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं होगा, तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायत किससे रिलेटेड, पार्ट 9 शेड्यूल 11 अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9 थे, ये भी सही है। कोऑपरेटिव, तब से मैं बता रहा हूँ ये कौन से अमेंडमेंट से वो जोड़ा गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 2003 में, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। ट्राइब्यूनल हम लोगों ने वो डिस्कस किया, ट्राइब्यूनल पार्ट 14 थे, पार्ट 14 ए से जोड़ा गया, और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कितने वो जोड़े गए थे पार्ट, 2 पार्ट जोड़े गए थे। एक पार्ट था पार्ट 4A जो कि क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, पार्ट 4A में 10 और ऐड कर दी, 14A किससे रिलेटेड, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, और ट्राइब्यूनल कौन से पार्ट में, 14A में, इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन इसके साथ पार्ट 10 अब अगर इसमें दिया हुआ तो पार्ट 10 पे हम लोग वो कर लेते हैं, पार्ट 10 किससे रिलेटेड है, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ये ध्यान हम लोग रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मैच करना है। देखते हैं फंडामेंटल राइट सीधे पता होना चाहिए हमारा पार्ट थर्ड। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट फोर है। यूनियन पार्ट फिफ्थ। इमरजेंसी प्रोविज़न ये हम कह रहे हैं कि इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये चीज़ देखिए कौन सा था, पार्ट एटीनथ। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसका। तो फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 हुआ। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 है, इसका आंसर 1 हुआ। यूनियन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर 4 हुआ। इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18, इसका हुआ 2143 करेक्ट आंसर होगा। 2143 करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन शायद मिस हो गया है, तो इसका आंसर जो भी होगा 2143। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ ही ये चीज़ डिस्कस हो गई हमारी, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 है, किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। स्टेट पार्ट 6 में है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 2। अब ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ट्वीक कर दिया है। उसमें क्या है, अटॉर्नी जनरल पता है किसके पार्ट होते हैं? अटॉर्नी जनरल ये यूनियन के पार्ट हैं, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट कौन सा है? यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट हमारा क्या था? 5th था। इसमें यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल। ये यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? पार्ट 5th। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। आज अटॉर्नी जनरल पूछा है, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछ सकता है, प्रेसिडेंट पूछ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट पूछ सकता है, पीएम पूछ सकता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल पार्ट 5th से रिलेटेड है, पार्ट 5th, क्योंकि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब ये पार्ट 13 पूछा है। पार्ट 13 हम देख लेते हैं, पार्ट 13 किससे रिलेटेड है? पार्ट 13 हमारा रिलेटेड है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, जो टेरिटरी में हो, तो ये ट्रेड से रिलेटेड है। इसको बस इतना, 13 ट्रेड से रिलेटेड। सर्विसेज अंडर द यूनियन लिस्ट, ये हमारा हुआ पार्ट 14 हमारा ये हुआ सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट। जैसे इसमें अगर पूछ सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये सब, जैसे अटॉर्नी जनरल का पूछा वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का पूछ सकता है। पब्लिक सर्विस यहाँ पे अगर ऑप्शन डाल दे पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14, तो ये हम लोग देखेंगे पार्ट 14 में पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होगा? पार्ट 14। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखते हैं अब। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इतने क्वेश्चन, और उसके थ्रू हमने सारे शेड्यूल हुआ और जो पार्ट हुए सारे डिस्कस कर लिए। एक बार शॉर्ट में हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि शेड्यूल कितने कितने हमारे हैं? 12 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पहला शेड्यूल नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट से। सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट, अलाउंस और प्रिविलेजेस से। थर्ड शेड्यूल ओथ और अफर्मेशन से। फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल की बात हो रही है। सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड? ट्राइबल एरिया इन विच 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्स शेड्यूल ये हो गई चीज़। सेवन शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का है, किसके बीच? यूनियन और स्टेट के बीच। किसमें कौन सी 3 लिस्ट की बात की गई है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट है? 52, 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं। स्टेट लिस्ट कौन से एक्ट के थ्रू? 42nd। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8 शेड्यूल हुआ। 8 शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 शेड्यूल पंचायत। 10 शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी। और बाकी रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो वो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा कि कौन कौन से पार्ट है कौन, और बाकी ये क्वेश्चन के थ्रू ही रिकॉल करने की कोशिश करते रहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ों को रिकॉल करने का, कि कितना मतलब, क्योंकि रिवीजन ही है जो है, रिवीजन जितना कर लेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी अगर सुझाव हो तो आप लोग फ्री होके
मतलब कमेंट करिए या टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके हमें इन्फॉर्म करिए। हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, तब तक आप लोग ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।